नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एग्ज़ाम कैलिबर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह से आप कमेंट्स कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ही ओवरवेल्म्ड हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत से मैसेज आए हैं मुझे ईमेल में, और उन जितने भी मैसेज आए हैं उन सब में एक मैसेज जो था, वैसे तो बहुत क्वेरीज हैं लेकिन एक क्वेरी जो थी ना वो काफ़ी कॉमन थी, और बहुत से लोगों ने एक चीज़ पूछा, खासकर जो फ्रेशर्स हैं उनके तरफ से ये मैसेज बहुत आए हैं कि भैया कौन सा लैंग्वेज एंड लिटरेचर हमें चूज़ करना चाहिए 14 जेपीएससी के लिए। 14 जेपीएससी के लिए हमें कौन सा लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, कि मैं 2 बार अपीयर हुआ हूँ इंटरव्यू में विथ 2 डिफरेंट लैंग्वेज, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए, थोड़ा गाइड कर दिया जाए। तो देखो, मेरा ये जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा नाम है विमान घोष, और मैं लगातार 2 बार जेपीएससी मेंस मैंने क्लियर किया है, इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। और दोनों बार सबसे यूनिक बात यह कि दोनों बार मेरा 2 डिफरेंट लैंग्वेज थे, है ना। पिछली बार मेरा इंग्लिश था और इस बार मेरा खोटा था। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बोल दूं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, एग्ज़ाम कैलिबर जेपीएससी यूपीएससी के नाम से। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं अपने जो नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ, कुछ स्टडी मटेरियल्स भी शेयर कर रहा हूँ, कुछ मेंटरशिप टाइप गाइडेंस भी शुरू कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा वहाँ पे मिलेगा। चलिए, अब बिना देरी करते हुए सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बता दूँ। मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं जेपीएससी में। मेरा पहला अटैम्प्ट था 7 to 10 जेपीएससी में, जिसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑप्ट किया था, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मुझे बस 71 मार्क्स मिले थे। मेरे टोटल मार्क्स से 621, कट ऑफ गया था 633। तो 12 मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 12 मार्क्स से मैं पीछे रह गया था, है ना। तो मुझे लगता है कि केवल ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो मेरा जीएस और इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स थे। एक्सेलेंट मार्क्स थे। बट एनीवेज, फिर मैं 11th एंड 13 जेपीएससी में भी अपीयर हुआ, उसका भी प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, और इंटरव्यू तक पहुंचा। और इस बार मेरा था खोटा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो अभी तक तो मार्क्स आए नहीं है खोटा लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। जैसे ही ये मार्क्स आएगा ना, तो मैं खोटा पे भी बना दूंगा कि मुझे क्या लगता है, क्या एनालिसिस रहा मेरा, मैंने कहाँ पे गलतियाँ की खोटा में, या कहाँ अगर अच्छे मार्क्स आए तो क्यों आए। ठीक है, तो दोनों बार मैंने मेंस क्लियर किया, और दोनों बार 2 अलग लैंग्वेज थे। चलिए, अब देखो, अब बात करते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए। जेपीएससी का आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर चूज करेंगे तो आपको कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए चूज करने से पहले। तो मुझे लगता है कि 5 फैक्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है? पहला है बैकग्राउंड एंड कंफर्ट। बैकग्राउंड एंड कंफर्ट मतलब आप कितना कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में, आपका बैकग्राउंड है कि नहीं, क्या आपने वो लैंग्वेज सुना है ना, क्या आपने वो पढ़ा है। बैकग्राउंड मतलब ये नहीं कि सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड। अब मान लो मुझे बोल दिया जाए कुड़ुक लैंग्वेज लेने, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मैंने कभी वो लैंग्वेज सुना है, ना मैंने वो पढ़ाई करी है, ना ही मेरा कोई रिलेशन है। तो ऐसा लैंग्वेज तो मैं नहीं ले सकता ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप कहोगे सर भैया आपने खोटा ले लिया। खोटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं संथाल पगना से आता हूँ, और खोटा मैंने बचपन से सुना है। हालांकि हमारे घर में नहीं बोली जाती है, हम लोग तो बंगला बोलते हैं, बट मैंने सुना है। मैं घर से निकलता हूँ, दूसरे गांव में जाता हूँ, मुझे खोटा सुनाई देता है। तो और दूसरा, मेरा लैंग्वेज आईक्यू जो है ना, लैंग्वेज क्वोशंट जो है वो बहुत हाई है। मुझे लैंग्वेज अवेयरनेस है, इसलिए मैं थोड़ा हिम्मत भी कर पाया कि इंग्लिश से मैं खोटा में स्विच कर गया। तो ये जहन में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितने कंफर्ट हैं उस लैंग्वेज में, राइट। ठीक है, दूसरा है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आप जो लैंग्वेज के लिए जा रहे हो उसमें कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज यानी बुक्स, नोट्स, गाइडेंस। आप जो तैयारी करोगे, नए लैंग्वेज एंड लिटरेचर को लोगे, उसमें क्या है कि आप वो सारी बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, जिसको पढ़ के आप एक एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, है ना। तो इंग्लिश की बात करें, ये हम लोग बात करेंगे आगे चलकर, इंग्लिश और खोटा दोनों की बात करेंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करना चाहिए कि रिसोर्सेज की क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तीसरा है सिलेबस साइज। सिलेबस साइज ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइम इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी के एग्जाम में तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी वाले में आपको पता है कि नेक्स्ट साल इतने तारीख को ये एग्जाम होने वाली है।
जेपीएससी में डेट का कोई माई बाप नहीं है, आपको कब अपियर होना पड़े, 1 महीना में अपियर होना पड़े या 7 साल में अपियर होना पड़े, यू नेवर नो। तो सिलेबस हमेशा देख लो क्या ये मैनेजेबल है या वास्ट है। अगर आप में समय है तो आप वास्ट लीजिए, अगर आपको 1 महीना बाद अपियर होना है तो आप नहीं ले सकते हो ना इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी साहित्य या बांग्ला साहित्य, क्योंकि दे आर वेरी प्रोमिनेंट लैंग्वेज, बहुत बड़ी सिलेबस है इनकी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, जेपीएससी कॉन्टेक्स्ट में सिलेबस साइज इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं स्कोरिंग ट्रेंड, कि भाई स्कोर क्या रहा है इस पेपर का, है ना। देखा जाए तो मुझे लगता है पास रिजल्ट और एग्जामिनर प्रेफरेंस के मामले में अगर देखा जाए तो खोटा को क्लियर एडवांटेज है ना। नो क्वेश्चन आस्क्ड, खोटा इज द किंग हियर, क्योंकि इसका जो स्कोरिंग रहा ना 120-20, 125-25, 130-30 नंबर लोग ऐसे ही ले आए हैं। तो ये स्कोरिंग ट्रेंड है, लेकिन ये कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। जिस तरह से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस खोटा को लेकर बढ़ा है हमारे स्टेट में, मुझे लगता है उसका पॉलिटिकल रीजंस भी आप देखेंगे बहुत जल्दी कि खोटा को मॉडरेट कर दिया जाएगा, है ना। इसको मॉडरेट कर दिया जाएगा क्योंकि इसका पॉलिटिकल अब बेनिफिट मिलने लगा है कई पॉलिटिकल क्लास को, पॉलिटिकल पार्टीज को। तो शायद ये स्कोरिंग ट्रेंड ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू ना रहे, लेकिन अभी की बात करें तो ये क्लियर एडवांटेज है खोटा को। 5वां है कंपटीशन लेवल, कि भाई ज़्यादा भीड़ वाले सब्जेक्ट में नहीं जाना है। मॉडलिस्टी यूपीएससी से मैंने यही सीखा कि एक टाइम पे ज्योग्राफी में बहुत अच्छे स्कोर आते थे, है ना, पबैड में बहुत अच्छा स्कोर आता था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि सबको न्यूट्रल, मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आता था, लेकिन अभी आप देखेंगे क्राउड जैसे जैसे बढ़ा है, यूपीएससी ने भी वैसे वैसे उसको टोन डाउन किया, मॉडरेट किया। तो कंपटीशन लेवल वाला, लेकिन ये अभी जेपीएससी में लागू नहीं होता, एकमात्र सिर्फ खोटा में बहुत भीड़ बढ़ गई है। हो सकता है नेक्स्ट बार में अगर 5000 बच्चे अपियर हो रहे तो 5000 के 5000 खोटा लेकर अपियर हो जाए, बहुत पॉसिबल है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको जो है कंसीडर करना चाहिए बिफोर अपियरिंग इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर इन जेपीएससी। अब चलो इन दोनों लैंग्वेज को ना इंडिविजुअली बात करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसका अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एंड नोट्स। आपको बुक्स, गाइडेंस, नोट्स की कमी तो नहीं होगी, है ना। आप नेट पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आपको गाइडेंस की कमी नहीं होगी। तो ये एक पहला इसका क्लियर एडवांटेज है। सेकंड है इंप्रूव्स एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल। अगर आप साथ ही साथ यूपीएससी में भी अपियर हो रहे हो या बीपीएससी में अपियर हो रहे हो या यूपीपीसीएस में अपियर हो रहे हो तो इसका आपको एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज क्या मिलता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जब मैं पढ़ा ना तो उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी है, फिलोसफिकल हैं, जो आप यूपीएससी के ऐसे पेपर में लिख सकते हो या बीपीएससी के ऐसे पेपर में लिख सकते हो, तो उसका आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव देता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव देता है लाइफ के बारे में। वहाँ के जब आप उनको पढ़ते हो, लिटरेरी फिगर्स को पढ़ते हो, तो एक अलग तरह का आपको समाज को समझने की एक कैपेबिलिटी आती है। तो इसका फायदा आपको सर्टेनली वहाँ मिलेगा, भले जेपीएससी में मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यूपीएससी या ऐसे पेपर वगैरह में आपको मिलने वाला है। तीसरा है नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव। नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव मतलब आपको टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, इसके लिए आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यूपीएससी के पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है, या फिर यूपीपीसीएस के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि कौन सा टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखो डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है भाई कि ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, विथ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप तो क्या ही, जो बीए एमए जिन्होंने किया है ना, बीए एमए या पीएचडी जो कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है 7 to 10 जेपीएससी में क्वेश्चन था कि चौसर एक बहुत अच्छे लिटरेरी फिगर हैं, बड़े फिगर हैं इनफैक्ट इंग्लिश में, उनको क्वेश्चन था कि ये कैसे एक सोशल साइंटिस्ट थे, ये बताना था, सोशल साइंटिस्ट। अब ठीक है भाई, मतलब 2 महीने में कितना ही पढ़ लूँगा कि मैं सोशल साइंटिस्ट वाला एनालिसिस कर पाऊँ। तो वास्ट सिलेबस है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। आपका लिटरेरी एनालिसिस उस लेवल का होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में कम्पीट कर पाएंगे। कंपटीशन है, बाहर के लोगों से कंपटीशन है, जो यूपीएससी में अपियर हो रहे हैं या दूसरे स्टेट के हैं, उनसे कंपटीशन है, और उनसे कंपटीशन में बीट करने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल अपनी प्रिपरेशन ले जानी होगी। तीसरा है स्ट्रॉन्ग लिटरेरी स्किल्स। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए लिटरेरी एनालिसिस करने के लिए, वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे। पुअर मार्किंग, इंग्लिश का तो भाई जेपीएससी में बैंड बजा रखा है, मतलब बहुतों का सिलेक्शन हुआ है, बट मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। अगर मैं इसके जगह खोटा लेता और 110 स्कोर कर पाता
तो मैं अभी तक DYSP होता, है ना, मैं DYSP होता। तो पुअर मार्किंग तो है भाई जेपीएससी में, ये सच्चाई बात है कि इंग्लिश, अब पिछले डेटा की बात कर रहा हूं मैं, इस बार वाला डेटा अभी आया नहीं है, पुअर मार्किंग तो है इंग्लिश में। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके आप इसमें मार्क्स कर पाएंगे। अब खोटा साहित्य की बात कर लेते हैं, थोड़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा खोटा का एडवांटेज ये है कि ये छोटा और संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, मतलब 1 से 2 महीना में तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेंगे, 1 से 2 महीने में बहुत अच्छे तैयार कर पाएंगे। दूसरा है लिबरल मार्किंग, मतलब लिबरल मार्किंग कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेयर मिनिमम भी करके जाएंगे ना तो आपको 80+ मिल जाएंगे, 80+ इज फॉर श्योर। और अगर आप एक्सेलेंट तैयारी करते हैं डेडिकेटेड के साथ तो 110+ मान के चलिए, पिछले बार के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये लिबरल मार्किंग जो है ना वो खोटा को अट्रैक्टिव बनाता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं पिछले बार जिनका केवल और केवल सिलेक्शन हुआ बिकॉज दे वर गुड एट खोटा। ठीक है, तीसरे की बात करें मार्गदर्शन की उपलब्धता, जी बिल्कुल है, रांची में ऑनलाइन ऑफलाइन आपको हर तरह का आपको मार्गदर्शन यहाँ पे मिल जाएगा, गाइडेंस आपको मिल जाएगा, बुक्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो इसका एडवांटेज है वो अच्छा पिछला रिकॉर्ड, मतलब पिछला रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा किसी को नहीं पता। जैसे कि मैंने कहा पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है ये इस लेवल पे बात भी की जाए कैबिनेट लेवल पे, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अनफेयर तो है दूसरे विद्यार्थियों के साथ। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखो डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि नए जो एस्पिरेंट हैं वो देख के ले तो लेते हैं खोटा, लेकिन फिर उनको लिखने में कठिनाई होने लगती है। 1 से 2 महीना में खोटा, राइट खोटा, शुद्ध खोटा लिख पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हालांकि स्क्रिप्ट इसकी वही है देवनागरी, लेकिन फिर भी आपको जो है ना एफर्ट लगाना पड़ेगा लिखने के लिए। बहुत से रूल्स हैं जो आप नहीं लिख सकते हैं, बहुत से रूल्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं कि आपको खोटा में ये लिखना है, ये नहीं लिखना है ना। अगर आप ये लिख रहे हैं दैट शोज कि आप नहीं हुए, आप नए खोटा को लेकर, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जो भी स्टडी मटेरियल्स बुक्स वगैरह हैं वो 1-2 टीचर्स के ही हैं, मत समझ रहे हो, 1-2 टीचर्स का ही है, तो उनमें ना वेरिएबिलिटी नहीं है, आपको ऑनलाइन कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वेरिएबिलिटी नहीं होने की वजह से आप भी जो लिख के आ रहे हो मैं भी वही लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर बात किस्मत पे आ जाती है कि किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना, किसने 1-2 एग्जाम्पल ज़्यादा लिख दिए तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और खोटा साहित्य का और तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं कहूँगा कि जो राजनीति है ना, खोटा का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा है जेपीएससी में, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके वजह से भी मुझे लगता है कि इसमें इंटरवेंशन होगा, और आप देखा देखी मत फांदिए। पिछले बार खोटा में अच्छा किया था, जरूरी नहीं कि इस बार भी हो या नेक्स्ट 14 जेपीएससी में भी हो, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो अब मैं अपने की ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। मेरा सिंसियरली इफ यू आस्क मी, आई सिंसियरली बिलीव कि दोनों से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं इफ़ यू प्रिपेयर लैंग्वेज वेल। आप इंग्लिश हो या खोटा हो, दोनों से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। इंग्लिश में आपको डेप्थ चाहिए, मतलब आप कितना अंदर जाके उसको पढ़े हो, कितना एनालिटिकली पढ़े हो, और खोटा में आपको क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी चाहिए। खोटा में अगर आप गलत फैक्ट लिखते हैं, जैसे मान लो श्रीनिवास पानुरी जी हैं, है ना, श्रीनिवास पानुरी बहुत बड़े एक ये हैं लिटरेरी फिगर हैं खोटा, अगर आप इनका डेट गलत लिखते हो, इनका कॉम्पोजिशन गलत लिखते हो, तो आपको फिर पनिश किया जाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है और यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। रीजनल पेपर्स की बात की जाए तो रीजनल पेपर सर्टेनली स्कोरिंग है, सर्टेनली अभी तक का जो ट्रेंड रहा है जेपीएससी का उसमें है कि उनको फ़ायदा है। रीजनल पेपर जैसे खोटा, कुड़माली, संथाली, है ना, इनका क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि मेरे बहुत से, इस बार भी मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे साथ बहुत से लोग थे जो संथाली था जिनका, एंड दे गॉट सिलेक्टेड, है ना। तो मेरा परसेप्शन यही है कि रीजनल लैंग्वेज को हमेशा ये एडवांटेज मिलेगा। अब सिर्फ एक खोटा को मिलेगा, कितने दिन तक मिलेगा इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अपना अप्रीहेंशन है, अपना थ्योरी है इस चीज़ को लेकर, लेकिन बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको तो क्लियरली फ़ायदा मिलने वाला है और ये रहने वाला है ट्रेंड। तो मेरा आपको एडवाइस यही रहेगा कि भाई स्ट्रेंथ पे जाओ, अपने स्ट्रेंथ पे खेलो, ट्रेंड पे मत जाओ। ट्रेंड इस बार है, अगले बार नहीं रहेगा, लेकिन स्ट्रेंथ जो आज आपका है कल भी आपके साथ रहेगा, परसों भी रहेगा। तो अपने स्ट्रेंथ पे खेलो, ट्रेंड पे मत जाओ। लिखना ये देखना कि अरे यार इसको खोटा में 125 मिल गया, हो सकता है उसने खोटा के लिए दिया हो 7-7 घंटे 8-8 घंटे, आपको नहीं पता वो चीज़, आपको सिर्फ उसके मार्क्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अपने स्ट्रेंथ पे खेलो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस में अच्छे हो, रेदर देन ट्रेंड्स देख के बस उछल जाओ।
अब बात आती है कि हाउ टू डिसाइड कैसे करोगे, है ना। सारी चीज़ें आप सुन रहे हो, एडवांटेज, लेकिन डिसाइड करने का मैंने एक जो फार्मूला निकाला है वो ये है भाई कि पैशन प्लस प्रायर स्टडी प्लस टाइम। मतलब अगर आप पैशनेट हो इसको लेकर, इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, प्रायर स्टडी आपने कर रखा है, मतलब कि BA MA नेट क्वालिफाई कर रखा, अगर ये सब चीज़ें आपने कर रखी है तो आप, और आपके पास टाइम है, टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपको कम से कम 6 महीना तो चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए। इंग्लिश लिटरेचर अगर आपने 6 महीना पढ़ दिया तो मेरा मानना है कि आप 100+ स्कोर कर लोगे, तब आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए जाइए। आप में पैशन होना चाहिए, प्रायर स्टडी आपने कर रखा हो, और टाइम, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है आपके पास, यू मस्ट गो अहेड विथ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि फिर आप 100+ स्कोर आराम से कर लेंगे। खोटा की बात करें, खोटा में अगर आपका लिमिटेड टाइम है ना, और रीजनल एडवांटेज है। रीजनल एडवांटेज कहने का मतलब आपके घर में खोटा बोली जा रही हो, आपके मोहल्ले में खोटा बोली जा रही हो, आपने खोटा सुना है, आपने खोटा देखा है, आप खोटा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का अगर आपके पास एक है एडवांटेज या फैमिलियरिटी, तो आप डेफिनेटली खोटा के लिए जाइए। ये दो जो चीज़ हैं, दोनों का फॉर्मूला मैंने बनाया है कि चूज़ कैसे करना है। ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। लेकिन जो भी आप चूज़ कीजिए, चाहे खोटा चाहे इंग्लिश, आप उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए पास पेपर्स का, और राइटिंग स्पीड पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि लैंग्वेज में ना बहुतों के क्वेश्चन छूटते हैं। मेरे खुद के लैंग्वेज में पिछले बार एक क्वेश्चन इंग्लिश में एक छूट गया था मेरा क्वेश्चन, है ना। इस बार तो खैर नहीं छूटा, लेकिन पिछली बार छूटा था, और शायद यही रीज़न है कि मेरा 71 या 72 आया, नहीं तो मुझे लगता है कि 85 के आसपास मेरे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो भी चूज़ करो उसको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, राइटिंग स्पीड करो, मॉक लिखो, ठीक है। ये चीज़ें। फाइनल एडवाइस की बात करें तो देखो, फिर मैं वही कहूँगा, देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल, है ना। आप जिसका पिछली बार इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं हुआ, इसका मतलब आपका भी नहीं होगा, दिस इज़ नॉट ट्रू। पिछली बार किसी का इंग्लिश खोटा से हो गया है तो आपका भी इस बार हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, है ना। तो इसलिए देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल। आप मेहनत करो, आप अपने गट्स, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा दिखाओ, तो मुझे लगता है इसका आपको फ़ायदा मिले। कहते हैं ना, वीर भोग्य वसुंधरा, तो वही बात है कि भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने इंस्टिंक्ट पे थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, और आपको उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ गैम्बल, है ना, किसी को नहीं पता कल क्या होने जा रहा है। तो अपने स्ट्रेंथ पे खेलो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और बहुत मेहनत करो लैंग्वेज पेपर में, क्योंकि इट कैन ब्रेक यू और मेक यू, ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट चॉइस का क्या होगा, कंफर्ट होना चाहिए, रिसोर्सेस हो उसमें, और स्ट्रैटेजी हो। कंफर्ट मतलब आप कंफर्टेबल हो, रिसोर्सेस मतलब आपके पास पढ़ने को क्या चीज़ है वो, और स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए कि इसको मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा, इसमें मैं ये सारे एग्जाम्पल दूंगा, इसको मैं ऐसे सजाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी एग्जाम के अंदर के लिए आपके पास होनी चाहिए। और अपने चॉइस के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहो। ऐसा नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन लिए हो खोटा, सोच रहे हो इंग्लिश के बारे में, लिए हो इंग्लिश, सोच रहे हो यार गलती हो गई। ये नहीं, एक बार तुमने सिलेक्ट कर लिया तो पूरी तरह से 200% कमिटेड रहो अपने चॉइस को लेकर, जो होगा देखा जाएगा। लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश लिया था, मैं आई डिडेंट हैव एनी, अभी मुझको गिल्ट फील नहीं होती कि मैंने इंग्लिश क्यों लिया, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर जो है जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, फियर्स कॉम्पिटिटिवनेस है इसमें। ये एक स्कोरिंग वीपन है जहाँ पे आप अच्छे तरह से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में जरूर रखना। और मैं खुद आपके पास एग्जांपल हूँ, मैंने दोनों लैंग्वेज लिए हैं, ठीक है। अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन एक एक्सपीरियंस हो गया है कि लैंग्वेज का क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप वाइजली रहो, चूज़ करो, और डीपली प्रिपेयर करो जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो, और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो या बीपीएससी हो। तो आप कौन सा लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं और क्यों, आप मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं कमेंट में सबको पर्सनली रिप्लाई करूँगा और गाइड भी करूँगा। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्ज़ाम कैलिबर के नाम से, ताकि मैं ज़्यादा ज़्यादा वहाँ आपकी मदद कर सकूँ। और आप अगर इस नए भी हैं इस चैनल में तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।